सबसे पहले पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है कि हमने मान लो ये n है जो कि m है जो कि हमने लीनियर इक्वेशंस लिए a11 x1 a12 x2 ये सभी लीनियर इक्वेशंस लिए। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक या दो लीनियर इक्वेशंस नहीं है, हमारे पास काफ़ी लीनियर इक्वेशंस है, तो हमने इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू में भी, जहाँ पर ए क्या है, ए यहाँ पर है, ये वाली m क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है। ये जो कोफिशिएंट्स है x1 x2 उनसे बनी हुई है। x है जो कि यहाँ पर x1 x2 xn तक है उससे बनी हुई है। b है यहाँ पर b1 b2 ऐसे लेकर bm वाली मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया ए एक्स इक्वल टू bm b, ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो कोई भी मैट्रिक्स होती है वो हमें हमारे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। एवरी मैट्रिक्स ए इक्वल टू में ए आई जे रिप्रेजेंट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मान लो ये ए है जो कि m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो इसका जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो कैसा लिखेंगे हम, ये ट्रांसफॉर्मेशन हम ये लिखेंगे fn से fm, ठीक है। ये हमारा इसका हो जाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम टी एक्स इक्वल टू में बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि अब हम देखेंगे कि ये जो सिस्टम हमने लिया है ये कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है, यानी कि इसका हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसको कंसिस्टेंट कहेंगे कब, ठीक है। कंसिस्टेंट कब कहेंगे हम इसको, सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट इफ़ B हैज़ प्री इमेज और B इज़ इन रेंज ऑफ T, ठीक है। अब मान लो ये हमारे पास fn टू fm जैसे हम फंक्शन लेते हैं वैसे ही है ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमने ये 3 का फंक्शन ले लिया और यहाँ पर 3 का ले लिया। ये मान लो ये हमारे पास fn है, ये हमारे पास fm है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास m इक्वल टू में n हो गया क्योंकि हमने 3 ले लिए दोनों, ठीक है। यहाँ पर हम 1 को ए से मैप कर देते हैं, 2 को बी से और 3 को सी से मैप कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है कि इन सभी के लिए प्री इमेज है इसके अंदर, ए के लिए भी प्री इमेज 1 है, बी के लिए 2 है, सी के लिए 3 है। तो ये हमारा सिस्टम क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। अब मान लो हम 1 को दे देते हैं ए, 2 और 3 को दे देते हैं बी, सी को हम कोई इमेज नहीं दे रहे, ठीक है। तो नॉट कंसिस्टेंट बिकॉज सी डज नॉट हैव प्री इमेज, ठीक है। हम देखो यहाँ पर फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर फंक्शन की बात कर रहे होते तो हम अलग तरीके से चीज़ें देख रहे होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी के पास प्री इमेज नहीं है, सी हमारा बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं इसको, तो सी के पास प्री इमेज नहीं है तो सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज़ अगर हम बताते हैं एक्स इक्वल टू में बी ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, हमसे पूछ लेते हैं। तो अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बाय ए आर्गुमेंट बी मैट्रिक्स है, उनकी अगर रैंक इक्वल आती है तो हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। रैंक ऑफ ए क्या है, रैंक ऑफ ए है नंबर ऑफ एल आई रोज है ए मैट्रिक्स के अंदर, या फिर नंबर ऑफ एल आई कॉलम्स है, या फिर हम बात कर लें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन एक्वलम फॉर्म ऑफ ए, या फिर नंबर ऑफ पाइवट इन एक्वलम फॉर्म ऑफ ए। हम कोई भी चीज़ फाइंड कर लें हमारे पास रैंक ऑफ ए ही आएगी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, तो हम इसका रो एक्वलन फॉर्म लिखे, ठीक है। रो एक्वलन फॉर्म लिखा तो हमारे पास ये जो नॉन जीरो जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड कॉलम के जो नॉन जीरो हमारे पास सबसे पहले आए, ये हमारे पास पाइवट एलिमेंट आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। अगर हम सीधे रैंक देखें रो एक्वलन फॉर्म से तो हमारे पास 2 नॉन जीरो क्या आ रही है, रोज़ आ रही है, तो हमारे पास इसकी रैंक क्या हो गई, 2 हो गई। और अगर हम यहाँ पर पाइवट एलिमेंट से देखें, ठीक है, कि हमारे पास नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट इन एक्वलन फॉर्म ऑफ, तो वो भी हमारे पास क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं।
तो हमारे पास इसकी रैंक क्या होगी 2। पाइवट एलिमेंट कुछ नहीं वही होते हैं कि हम रो एक्लोन फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं मैट्रिक्स को। तो जो हमारे जो कॉलम्स होते हैं उनके अंदर जो सबसे पहले नॉन ज़ीरो आता है उन कॉलम्स के जो ये यानी कि ये 2 इस कॉलम के अंदर 2 सबसे पहले नॉन ज़ीरो आ रहा है, इसके अंदर -1 आ रहा है, ये वाले नहीं लेंगे क्योंकि -1 इस पोजीशन के लिए -1 पहले से सेकंड कॉलम में आ चुका है। तो ये जो नॉन ज़ीरो है उनको हम पाइवट एलिमेंट बताते हैं। ठीक है, पाइवट एलिमेंट का फ़ायदा कुछ नहीं होता, फ़ायदा बस ये होता है कि जब हमसे ये पूछ ले कि मान लो ये x है, ये y है, ये z है, तो हमसे ये पूछ ले कि इंडिपेंडेंट कौन सा है, तो ये वाले तो डिपेंडेंट है x और y, जो ये क्योंकि ये वाली कॉलम के लिए x और y आ रहे हैं, और ये जो z वाला है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि रैंक ऑफ A2 है, डिटर इज़ नॉन सिंगुलर अगर होगा तो यहाँ पर तो रैंक 2 है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A0 ये होगा हमारे पास, तो ये है। ठीक है, ये हम सीधे नॉर्मल सी बातें हैं कि अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा तो इज़ नॉन सिंगुलर होगा। ये हमारे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, कर्नल ऑफ टी क्या कहते हैं, कर्नल ऑफ टी अगर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वैल्यूज़ रखते हैं तो जो वैल्यूज़ 0 पर मैप कर रही होती है उनका जो हमारे पास सेट होता है वो हमारे पास कर्नल ऑफ टी होता है। और कर्नल ऑफ टी क्या है कि डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी होता है, वहीं हमारे पास नलिटी ऑफ टी होता है। ठीक है, इमेज ऑफ टी क्या होता है, इमेज ऑफ टी होता है कि जैसे कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू ऑफ एक्स करने पर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम जो एक्स डालते हैं Rn से लेकर उनकी कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही है जो कि Rm में है, वही हमारे पास इसकी इमेज ऑफ टी होती है। और उसकी जो डायमेंशन होते हैं वो हमारे पास रेंज ऑफ टी होती है। अगर हम देखें कि 1 1 होगा यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन तो तभी होगी जब उसकी नलिटी 0 होगी। और अगर हम देखें कि टी इज़ ऑन टू होगी तो इसका मतलब है कि उसकी रैंक होगी क्या होगी, m होगी। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन को 1 1 होने के लिए हमें पता है कि Rn है जो कि पूरा का पूरा क्या होना है, कर्नल तो होना चाहिए इसका जी ट्रांसफॉर्मेशन का, और ये Rn है ये पूरा पूरा आना चाहिए। हम कोई फंक्शन को 1 1 भी देखते हैं, मान लो ये 2 है, ठीक है, x और y, f है जो कि x से y में जा रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम देखते हैं कि 1 1 के लिए ये सारे तो एलिमेंट्स होने चाहिए यूज, क्योंकि ये तो फंक्शन की प्रॉपर्टी है। दूसरी की इन सभी के लिए एक इमेज यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो यही होती है 1 1 की प्रॉपर्टीज़। तो हम क्या करते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स के लिए इमेज मिलनी चाहिए हमें, तो ये सारे एलिमेंट यानी कि यहाँ पर n इक्वल टू में 4 है, तो यानी कि n इक्वल टू में 4 तो पूरा का पूरा होना ही चाहिए। ठीक है, n इक्वल टू में 4 होगा, नलिटी 0 हो जाएगी। वैसे ही हम रैंक इमेज क्या करते हैं, इमेज करते हैं कि हमारे पास इन सब की हमारे पास क्या आनी चाहिए, प्री इमेज आनी चाहिए। को डोमेन है वो हमारे पास रेंज के इक्वल आना चाहिए, तो ये हमारे पास m इक्वल टू में 4 है। तो अगर हमारे पास सारे यूज़ हो जाएंगे तो रैंक के अंदर क्या इमेज के अंदर पूरा का पूरा को डोमेन आ जाएगा, तो को डोमेन आ जाएगा तो यानी कि रैंक तो फिर उसकी डायमेंशन पूरा का पूरा को डोमेन आ जाएगा, यानी कि m आ जाएगा। तो रैंक ऑफ टी की रैंक ऑफ वो हो जाएगी, उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। ठीक है, बस यही होगा। अब हमारे पास है कि अगर ये तो दूसरा तरीका है कि उसकी नलिटी देख ली, रैंक देख ली। अब ऐसा नहीं है कि हम यहीं से देखेंगे, हम मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स के अंदर अगर उसका डिटर्मिनेंट है, अगर वो नॉन ज़ीरो है तो हमें पता चल गया कि डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो है तो यानी कि उसके नॉन सिंगुलर है तो अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो वो हमेशा क्या देगा, यानी कि उसकी नलिटी तो 0 है और वो ऑन टू है, तो यानी पर हमें क्या देगा, वो यूनिक सॉल्यूशन देगा। यानी कि अगर डिटर्मिनेंट है वो अगर नॉन ज़ीरो है तो यानी कि हमारे पास वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। मैं सिंगल मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ, AX इक्वल टू में B की बात नहीं कर रही यहाँ पर। ठीक है,
उसके लिए अलग हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होने से, अगर ए एक्स इक्वल टू मैं बी की बात लेते हैं, डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होने से अकेले से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास जो ए की जो रैंक है वो, और जो ए आर्ग्यूमेंट बी जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक है, उसकी रैंक हम दोनों को इक्वल होना चाहिए, तभी मिलेगा अपने को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ए की रैंक तो मान लो हो जाए, मान लो 3x3 की मैट्रिक्स है तो ए की रैंक तो 3 हो गई, और ए आर्ग्यूमेंट बी की है वो हमारे पास, मान लो ए की रैंक 2 हो गई और इसकी रैंक मान लो 3 हो गई, तो ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है, अगर अपने पास सिंगल मैट्रिक्स देते ए एक्स इक्वल टू में बी वाला सिस्टम नहीं, सीधा सिंगल मैट्रिक्स ए, तो अब हम क्या कहेंगे, अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो हमारे पास वो 1 1 भी है और 1 2 भी है। ठीक है, अब ये है कि टी इज़ 1 1, ठीक है, टी इज़ 1 1, दैन द सिस्टम नीड नॉट टू बी कंसिस्टेंट फॉर ईच बी, बट इफ़ कंसिस्टेंट फॉर सम बी देन सॉल्यूशन इज़ यूनिक। यहाँ पर हम ए एक्स इक्वल टू में बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर टी हमारे पास 1 1 है, यानी कि हमारे पास नलिटी क्या आ रही है, 0 है, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि हमारे पास टी अगर 1 1 है तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें इतना ही पता चल रहा है कि उसकी नलिटी 0 है। ठीक है, यानी कि हमारे पास टी 1 1 है तो हमें इतना पता चल रहा है कि ये सब यूज़ हो रहे हैं, इन सब के लिए हमारे पास एक इमेज है और वो हमारे पास यूनिक इमेज है, हमें सिर्फ इतना पता चल रहा है। हमें ये इनके बारे में हमें कुछ नहीं पता चल रहा कि इनके पास प्री इमेज है या नहीं है। मान लो यहाँ पर नो भी होता तो इन सब की सिंगल सिंगल इमेज आ जाती, नो अकेला रह जाता, तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होता, क्योंकि इस नो के लिए प्री इमेज तो है ही नहीं, और हम पढ़ के आए अगर कंसिस्टेंट है तो यानी कि हमारे सबके लिए हमारे पास जो है हमारे पास कोडोमेन, उसके लिए सबके लिए हमारे पास प्री इमेज होनी चाहिए। तो अगर 1 1 है तो हमें इससे सिर्फ नलिटी का पता चलता है, हमें उसके कोडोमेन या फिर रेंज के या फिर रैंक के बारे में हमें उसके बारे में पता नहीं चल रहा है फ़िलहाल यहाँ पर, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमेशा कंसिस्टेंट ही होगा। नीड नॉट टू बी कंसिस्टेंट फॉर ईच बी, बट इफ़ कंसिस्टेंट फॉर सम बी देन सॉल्यूशन इज़ यूनिक। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये पता है कि हर एक यूनिक इमेज होगी, तो जाएगा वो किसी पर जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी 1 इस 5 पर भी जा रहा है और 1 6 पर भी जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि इसकी यूनिक इमेज चाहिए 1 की हमारे पास, तो 1 अकेला 5 पर ही जाएगा। तो अगर अकेला 5 पर जाएगा तो हमें पता है 5 के लिए एक यूनिक प्री इमेज होगी, तो वो हमारे पास क्या होगा, देन सॉल्यूशन इज़ यूनिक, तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर ये 2 पर जाता है तो फिर वो क्या होगा, फंक्शन ही नहीं रहेगा, यूनिक तो इमेज होनी ही क्या है। अब अगर टी इज़ ओन टू देन सिस्टम इज़ ओन टू है, तो हमें क्या पता चल रहा है, ओन टू है तो हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर कोडोमेन है वो हमारा पूरा का पूरा रेंज के अंदर आ रहा है, यानी कि उसकी जो रैंक है वो पूरी की पूरी हमारे पास, अगर ये 4 है इसके अंदर टोटल, तो रैंक हमारी 4 के इक्वल है, अगर 5 है यानी कि 5 के लिए, यानी सबके लिए प्री इमेज हमारे पास है। ठीक है, 9 के लिए भी यहाँ पर हमारे पास कोई ए होगा तो 9 के लिए भी प्री इमेज होगी हमारे पास, ये हमारे पास कंफर्मेशन है। ठीक है, तो सिस्टम इज़ ऑलवेज कंसिस्टेंट, क्योंकि हमारे पास जो कोडोमेन में कोई भी वैल्यू है उसके लिए हमारे पास प्री इमेज मिल रही है, बट सॉल्यूशन नीड नॉट बी यूनिक, क्योंकि हमें ये पता है कि हो सकता है कि ये जो 5 और 6 है इन दोनों के लिए हमारे पास 1 आ जाए। ठीक है, प्री इमेज, क्योंकि हमने तो ओन टू के लिए तो हमने सिर्फ ये कहा है कि रेंज उसकी क्या है कि रैंक के इक्वल आनी चाहिए, यानी कि सबके लिए हमें क्या मिलना चाहिए, सॉल्यूशन मिलना चाहिए। हमने ये थोड़ी कहा है कि हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिलना चाहिए। कंसिस्टेंट तो हमेशा सॉल्यूशन ही हुआ ना, 1 1 के अंदर है कि हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हर एक के लिए, जो कि हमारे पास इसके अंदर है, डोमेन के अंदर हर एक के लिए यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन कोडोमेन में तो ऐसा कोई बात नहीं है, तो कंसिस्टेंट तो होगा हमें हमारे पास, लेकिन सॉल्यूशन हमारे पास यूनिक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि ए की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई 1 और 2, तो यहाँ पर सिस्टम कंसिस्टेंट है,
ए और बी के लिए हमें प्री इमेज मिल रही है, लेकिन वो हमारे पास यूनिक नहीं है। तो हमारे पास यूनिक नहीं है तो फिर हमारे पास नीड नॉट टू बी यूनिक, ठीक है। जैसे कि ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर 0 इस पर जा रहा है, 2 भी 0 पर जा रहा है, तो ये हमारे पास ये दोनों सेम पर जा रहे हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि अगर दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं डोमेन के अंदर और उसकी टी ऑफ x1 भी हमारे पास y हो रहा है, टी ऑफ x2 भी हमारे पास y हो रहा है, तो हम कह देते हैं कि 1 1 तो है ही नहीं। तो ये 1 1 तो नहीं है, बिकॉज नलिटी इज़ नॉट 0। दोनों में से कोई भी एक चीज़ बोल लो, चाहे कह दो चाहे, पर बात एक ही है, ठीक है। और यूनिक भी नहीं है, क्योंकि 0 डैश की हमारे पास 2 इमेज मिल रही हैं, 0 और 2 प्री इमेज जो है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये है, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला देख लेते हैं, तो यहाँ पर 1 की ही डैश, 2 की बी डैश, 3 की सी डैश पर जा रही है, तो हमारे पास 1 1 तो है, ठीक है, क्योंकि ये सारे यूज़ हो रहे हैं, सबकी यूनिक इमेज मिल रही है हमें, पर ये कंसिस्टेंट हमारे पास नहीं है। तो 1 1 हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कंसिस्टेंट होगा। ये जो हमने यहाँ पर पढ़ के आए हैं ना, टी इज़ 1 1 द सिस्टम नीड नॉट टू बी कंसिस्टेंट। तो ये हमारे पास 1 1 है, तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास ये जो है ए डैश बी डैश सी डैश के लिए, इनके लिए तो हमारे पास कंसिस्टेंट है, क्योंकि हमारे पास प्री इमेज मिल रही है। लेकिन ये जो हमारा डी डैश है उसके लिए तो ये कंसिस्टेंट है ही नहीं। तो फिर ये हमारा क्या है कि 1 1 तो है पर कंसिस्टेंट नहीं है। तो ये हम अगर हमें कोई कह रहा है कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 है, तो इससे हम पक्का ये नहीं कह सकते कि हमारा सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा ही होगा, ठीक है। हम जैसे कि ये लिया है, तो हम यहाँ पर 1 डैश और 2 डैश दोनों के लिए प्री इमेज हमें मिल रही है, ठीक है। दोनों आ रहे हैं, पूरा का पूरा कोड डोमेन है वो रेंज के इक्वल है, और उसके लिए हमें प्री इमेज मिल रही है। तो ये मतलब ये ON2 तो है, ठीक है, कंसिस्टेंट तो है, ये हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा, बट सॉल्यूशन यूनिक नहीं है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि अगर ON2 है तो हमने ये पढ़ा था कि सिस्टम इज़ ऑलवेज कंसिस्टेंट, पर उसका सॉल्यूशन यूनिक हो ये ज़रूरी नहीं है। ये हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन इसका यूनिक नहीं है।